Hey, hello everyone. Good morning. My name is Asim Haldar and I welcome you all to my channel Molecular Magic. So आज का जो वीडियो रहेगा उसमें हम बेसिकली देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 टू 50। आई होप आप लोगों ने लास्ट का जो वीडियो है वो देख लिया होगा और कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बता देना। मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 41 की बात करूँ तो देखो इनमें क्या है। Among the isomeric amine, select the one which with the lowest boiling point। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट जब हमें निकालना हो तो हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलर वेट अगर इक्वल और कंपेरेबल हो गया मान लो, तो उन वाले केस में हम क्या करेंगे कि उन वाले केस में हम देखेंगे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, मतलब एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो एट्रैक्टिव फोर्स की मैं अगर बात करूं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद क्या आता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और उसके बाद सबसे पीछे आता है वैन डेर वाल्स, जो कि सबसे वीक फोर्स होता है। ठीक है, ये वैन डेर वाल्स फोर्स। अब उसके बाद आए, मतलब ये अगर इक्वल हो गया उसके बाद हम देखेंगे सरफेस एरिया। देखो उसके बाद हम देखेंगे सरफेस एरिया। ठीक है, ये हो गया, मतलब सरफेस एरिया जितना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। इसका क्या मतलब हो गया, सरफेस एरिया जितना ज्यादा हो पाएगा ना तो अट्रैक्टिव फोर्स उस वाले केस में ज्यादा लग पाएगा। राइट, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इनमें बोला है आइसोमर मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर वेट टू इक्वल है, तो हम देखेंगे अट्रैक्टिव फोर्स। देख लो ऑप्शन ए में, देखो इनमें पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, कब लगता है वो हमें पता है। फिर बी की मैं बात करूं, इनमें भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सी की मैं बात करूं, सी में देखो सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है तो इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, डाइपोल डाइपोल। फिर मैं डी की बात करूं, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। तो सबसे वीक फोर्स कौन हुआ, सी में ना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो सी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ऑप्शन सी हो गया सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, इनमें क्या पूछा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आइसोमर ऑफ अदर। आप देखो अब अगर इसका कैलकुलेट करोगे ना तो हमें नंबर ऑफ कार्बन देखो हर एक में 8 ही देखने को मिलेगा। राइट, अब हाइड्रोजन ऐसे निकालना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेंगे। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर इक्वल हो गया तो उनको हम बोलेंगे आइसोमर। राइट, अगर डिफरेंट है तो उसको हम नहीं बोलेंगे, आइसोमर नहीं बोलेंगे। तो इनमें देखो, इनमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक हो गया पाई बॉन्ड, एक हो गया रिंग, तो मतलब 2। फिर इसकी बात करूं, दो दो रिंग है मतलब इसकी 2। फिर सी की मैं बात करूं, इनमें भी है 2। और डी की मैं बात करूं 1 2 3, तो टोटल हो गया 3। सी मतलब ये इक्वल नहीं है, मतलब ये नहीं होंगे, आइसोमर नहीं होंगे, तो ऑप्शन डी हो गया सही आंसर। अब बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 43 की। इनमें क्या पूछा है, द एनायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। अब बेसिक स्ट्रेंथ मतलब जो बेसिक स्ट्रेंथ होंगे, बेसिक स्ट्रेंथ जो होंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होंगे स्टेबिलिटी। राइट, अब इसको अगर ध्यान से देखो तो देखो ये सेकेंड पीरियड की है ना सॉरी, और इस तरह मैं जाऊंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होंगे, इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज किया, जो नेगेटिव चार्ज है मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल किसमें होंगे, फ्लोरीन के केस में। तो स्टेबिलिटी की मैं बात करूं, सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन का, मतलब एस का। फिर उसके बाद आएंगे आर का, फिर आएंगे क्यू, और फिर आएंगे पी। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होंगे उसका ऑपोजिट होंगे, मतलब सबसे ज्यादा किसका आएगा। तो मैं बात करता हूँ बेसिक स्ट्रेंथ की, तो सबसे ज्यादा किसका आएगा, पी, फिर क्यू, फिर आर, और फिर एस। तो ऑप्शन देखो ए में है ना, पी क्यू आर एस, तो ऑप्शन ए हो गया सही। अब चलो क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। इनमें बोला है द अमंग फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव इफर्विसेंस इन सोडियम कार्बोनेट। अब देखो सोडियम कार्बोनेट ये हो गया, तो उसके मान लो कोई भी एसिड हमने डाल दिया तो ये रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा ना, H2CO3 प्लस वो Na
ए का सॉल्ट देखने को मिलेंगे ऐसे, और H2 इसमें क्या होता है, वाटर प्लस CO2। ये CO2 जब रिलीज करता है तभी हमें इफर्वेशन देखने को मिलता है। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड कब होगा, जब हमारा जो HA है उसकी एसिडिटी अगर H2CO3 से ज्यादा होगा, मैं एसिडिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ, एसिडिटी अगर HA का ज्यादा है H2CO3 CO3 से, तो उस वाले केस में हमें ऐसे इफर्वेशन देखने को मिलेंगे। तो हमने देखो इनमें देखो जितने भी ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन ए है बेंजोइक एसिड, ये H2CO3 से ज्यादा एसिडिक है। बी के केस में भी H2CO3 के से ज्यादा एसिडिक है। और मैं डी की बात करूं तो इनमें देखो OH ग्रुप तो है, लेकिन इसमें देखो क्या है कि इनमें ना 3 NO2 ग्रुप है, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, लेकिन जो फेनॉल होता है उसकी एसिडिटी, और जो फेनॉल होता है PHOH, तो उसकी एसिडिटी ना H2CO3 से कम होता है। इसीलिए हमें इनमें रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं देखने को मिलेगा, इसीलिए हमें कोई इफर्वेशन भी नहीं देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी हो गया सही आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 44 की बात करूं तो इनमें क्या पूछा है, द कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच हैज मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर मतलब जितना कम ऑर्गेनिक पार्ट होंगे, मतलब लेस ऑर्गेनिक पार्ट होनी चाहिए। तो जितना ज्यादा कार्बन वाला कंटेंट जितना कम होगा, उनको हम बोलेंगे उतना ज्यादा एसिडिक। तो हमें बेसिकली पहले स्ट्रक्चर ही देखना है। तो थैलिक एसिड की स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, ये होता है, इसको याद कर लेना क्योंकि काफी बार देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये होता है थैलिक एसिड, ऑर्थो पोजीशन पे COOH। सिमिलरली सैलिसाइलिक एसिड देखो, ये होता है बेंजोइक एसिड, एंड उसके ऑर्थो पोजीशन पे होता है OH। अब सक्सेनिक एसिड की बात करूं, 2 कार्बन हो गया और 2 कार्बन पे ऐसे एसिडिक ग्रुप देखने को मिलेंगे। और मैं मेलोनिक एसिड की बात करूं तो मेलोनिक एसिड क्या होता है, एक ही कार्बन के ऊपर 2 एसिडिक ग्रुप है। देखो अब सबसे ऑर्गेनिक वाला कंटेंट सबसे कम किसमें है, ये ऑप्शन सी में है। देखो ये इतना ज्यादा, ये पीएच है और ये पीएच है, तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट सबसे कम है सी में, तो सी सबसे ज्यादा एसिडिक हो, मतलब सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा इन वाटर। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर 46 की बात करूं, इनमें क्या पूछा है, देखो मोस्ट बेसिक, राइट। आप देखो इनकी, ये नाइट्रोजन की मैं लोन पेयर की बात करूं, ये हो गया लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अब इसकी मैं बात करूं, ये देखो ये ऐसे लोकलाइज डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो और सी की मैं बात करूं, ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, और हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है नाइट्रोजन से ज्यादा, तो ये तो होगा सबसे बेकार बेस, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब डी की मैं बात करूं तो इनमें देखो ये नाइट्रोजन है लोकलाइज्ड लोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है ये भी है sp3, तो ये भी तो डीलोकलाइज्ड है, तो ये तो बेकार हो जाएगा बेस। अब देखो और ऊपर से ये एरोमेटिक भी है, तो ये कभी नहीं देना चाहेगा, तो ये होगा बेकार एक बेस होगा। अब ए और डी की मैं बात करूं, इनमें sp2 है, इनमें sp3 है, तो sp3 से ज्यादा अच्छे से दे पाएगा ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सबसे ज्यादा। फिर मैं 47 की बात करूं, इनमें क्या बोला है, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब देखो इन होमोलिसिस, होमोलिसिस का क्या मतलब हो गया, ये ऐसे टूटेगा होमोलाइटिकली, और हमें बेसिकली देखने को मिलेगा एक रेडिकल, ये रेडिकल। तो ये रेडिकल जो मिलेगा, ये जितना ज्यादा स्टेबल होंगे, ये अगर स्टेबल बना तो एनर्जी कम लगेगा ना ये तोड़ने में बॉन्ड, तो मैं बोल सकता हूँ इसकी स्टेबिलिटी जो होंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होंगे एनर्जी के, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के, बी डी और ई। तो इसको मैं शॉर्ट में ना लिखता हूँ बी डी ई। ठीक है, तो स्टेबिलिटी जितना ज्यादा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना कम। तो हमें बना लेना है क्या क्या बन रहा है। देखो मैं अगर एक्स को तोड़ा तो हमें क्या देखने को मिलेंगे, रेडिकल देखो कैसा देखने को मिलेगा, ऐसा इस, और फिर y को मैंने तोड़ा तो फिर क्या देखने को मिलेगा, ये ऐसे देखने को मिलेंगे। और फिर मैं जेड को तोड़ दिया तो हमें क्या देखने को मिलेगा, देखो मैं इसकी बात करूं, इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो ये तो स्टेबल बनेगा बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। 4 अल्फा इज है,
तो ये स्टेबल बनेगा। फिर इसकी मैं बात करूं, या तो रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबल हो जाएगा। फिर मैं इसकी बात करता हूं, देखो इसकी मैं बात करूं, ये सबसे अनस्टेबल होगा, राइट, क्योंकि इसमें कोई स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं है, ऊपर से ये sp2 सेंटर के ऊपर है, तो ये सबसे अनस्टेबल होगा। मतलब एनर्जी की मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, मैं स्टेबिलिटी यहां से लिखता हूं, सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे y, फिर आएगा x और फिर आएगा z। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा किसकी आएगी, z, सबसे फिर आएगा x और फिर आएगा y। अब ऑप्शन देख लो z x y, तो ऑप्शन इसको ना हटाता हूं, ये ऑप्शन नहीं दिख रहा ना अच्छे से, तो देखो ऑप्शन की मैं बात करूं, इनमें y सबसे ज्यादा गलत, इनमें z फिर x फिर y, तो ऑप्शन बी हो गया सही, ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे हम। अब 48 की बात करते हैं। 48 में क्या देखने क्या है, 23 ग्राम ऑफ सोडियम विल रिएक्ट विद मिथाइल अल्कोहल। अब मिथाइल अल्कोहल मतलब मिथानॉल होता है, वो अगर सोडियम के साथ रिएक्ट किया तो हमें प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेंगे, ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, प्लस हाफ ऑफ H2 मिलेंगे। मतलब मैं यहां से 1 मोल अगर सोडियम की बात करूं तो हमें क्या है, हाफ मोल ऑफ H2 देखने को मिलेंगे, राइट। तो ऐसा होंगे रिएक्शन, और यह ऑक्सीजन तो कोई है नहीं, तो ये क्या ऑक्सीजन तो प्रोडक्ट नहीं है, तो ये भी गलत हो, ये तो गलत हो गया। फिर देखो हाइड्रोजन का दिया हुआ है और इनमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 मोल तो नहीं हो सकता, हाफ मोल होंगे। अब इनकी मैं बात कर लेता हूँ, देखो कितना मोल है, यहाँ है 23 ग्राम ऑफ Na, मतलब 1 मोल ऑफ Na, तो 1 मोल से हाफ मोल देखने को मिलेंगे, और 1 मोल से ये बनेगा हाफ मोल। और हमें पता है कि एचटीपी जो होता है, एचटीपी में 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होता है, 20.4 dmq। ठीक है, तो इसमें हाफ मोल मतलब हाफ मोल का वॉल्यूम क्या होगा, 22/4/2 सोमन इक्वल हो गया 11.2, तो 11.2 लीटर ऑफ हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा, राइट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। इनमें बोला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोलर। अब देखो पोलर मतलब हमें चार्ज सेपरेशन ही देखना है बेसिकली। देखो ऑप्शन सी की मैं बात करूं तो इनमें तो ऑलरेडी एरोमेटिक है, तो ये तो नहीं हो पाए, इसमें तो चार्ज सेपरेशन नहीं होंगे। इनमें देखो दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों की बात करता हूं, इनमें मैं अगर इसको ऐसे तोड़ू ना, तो देखो सॉरी, इसको मैं इस तरफ से तोड़ूंगा, ये जो डबल बॉन्ड है इसको मैं इस तरफ से तोड़ू, तो देखो इसको मैं बना लेता हूं एक बार, 7 मेंबर रिंग है, देखो ये ऐसे, देखो ये बना नेगेटिव, यहाँ बना पॉजिटिव, और ये देखो ये वाला एरोमेटिक हो गया, ये पूरा रिंग देखो एरोमेटिक हो गया। अब मैं इसकी बात करूं, देखो इसको मैं अगर ऐसे तोड़ू, इसको ऐसे तोड़ू और इसको इस तरफ तोड़ दो, तो क्या देखने को मिलेंगे बेसिकली, देखो इसकी देखो ये यहाँ था ऐसे था, ये नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव बना, और फिर ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, और ये पहले ऐसे था ऐसे था। देखो मैं इंडिविजुअली दो रिंग की मैं बात करूं, ये तो हमारा एरोमेटिक बना, लेकिन मैं इसकी बात करूं, देखो इनमें क्या बना, इनमें टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एंटी एरोमेटिक हो गया, तो ये ऐसे चार्ज सेपरेशन नहीं होना चाहेंगे, मतलब ये भी गलत हो गया। अब इनमें देखो एरोमेटिक बन रहा है, मतलब ये तो स्टेबल बनेगा और चार्ज सेपरेशन भी रहेगा, ऐसे मैं इसको बोल सकता हूँ कि क्वासी एरोमेटिक, ये होता ही है क्वासी एरोमेटिक। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, राइट। आप देखो क्वेश्चन नंबर 50 की मैं बात करूं, इनमें क्या बोला है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। अब बेसिक स्ट्रेंथ मतलब नाइट्रोजन के अंदर जो लोन पेयर है उसको डोनेट करना है। ठीक है, तो पहले देखो इसके हाइब्रिडेशन निकाल लेता हूं। इसके हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसके हाइब्रिडेशन होंगे sp3। फिर इसकी मैं बात करूं, ये देखो लोकलाइज्ड है ना, सॉरी डीलोकलाइज्ड है ना, और इसकी मैं बात करूं ये लोकलाइज्ड है यार, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो y तो सबसे बेकार हो जाएगा। फिर z और x की मैं बात करूं, इसमें है sp3 और इनमें है sp2, तो y के सबसे अच्छा कौन सा होगा, x, और फिर आएंगे z।
तो ऑप्शन देख लो कौन सा सही है। एक्स फिर वाई गलत, एक्स जेड वाई, तो ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। ठीक है, तो बाकी तो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो मैं यही खत्म करता हूँ ये वाला वीडियो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।